हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिहार दरोगा परीक्षा उपयोगी विभिन्न पहचान पत्र संबंधित नोट्स को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान से बार बार देखिएगा। ठीक है ना। तो आपके साथ चीज़ें बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। बस बार बार आपको एक बार दो बार इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। इसमें पहचान पत्र से संबंधित नोट्स है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आधार कार्ड यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई द्वारा जारी की गई 12 अंकों का व्यक्तिगत पहचान संख्या होता है। कितने अंकों का? 12 अंकों का। ठीक है ना। आधार संख्या नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है ना। आधार अधिनियम आधार संख्या निर्माण और प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने से मना करता है। ठीक है ना। आधार अधिनियम आधार संख्या निर्माण और प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने से मना करता है। यूआईडीआई भारत की केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है। ठीक है ना। यूआईडीआई देश के निवासियों की जनसांख्यिकी, नाम, जन्मतिथि, पता आदि और बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान, रेटिना का फोटो आदि जानकारी एकत्र करता है। ठीक है ना। आधार पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय आधार आईडी नंबर दिया जाता है जो निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन और अन्य सरकारी गैर सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। ठीक है ना। मदद करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 28 जनवरी 2009 को पहला यूआईडीआई नंबर नंदुरबार हंदवी गांव, ठीक है ना, महाराष्ट्र के निवासी रंजना सोनवाने को जारी किया था। ठीक है ना। ठीक है। आधार सिस्टम के जनक कहे जाने वाले नंदन एम और नीलेकनी इन्फोसिस के संस्थापक को यूआईडीआई का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। आधार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के वर्तमान अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमित अग्रवाल हैं। ठीक है ना। पैन कार्ड पे आते हैं। पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल नाम होता है। पैन कार्ड 10 डिजिट का एक खास नंबर होता है जो लेमिनेटेड कार्ड के रूप में बना होता है। इसे भारत सरकार के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। पैन कार्ड बन जाने के बाद उस व्यक्ति के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट के पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाते हैं। ठीक है ना। पहली बार यह आयकर विभाग के द्वारा 1961 में जारी किया गया था। ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट 139A के तहत। ठीक है ना। इनमें इसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, डीओबी, पैन नंबर के साथ व्यक्ति के हस्ताक्षर और संबंधित व्यक्ति की तस्वीर होती है। ठीक है ना। आप देखिए। ठीक है ना। आप NSDL, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट या UTITSL की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत में पहला पैन कार्ड 1 जुलाई 1975 को पेश किया गया था। ठीक है ना। इसका उपयोग क्या है? आयकर विभाग से संबंधित टैक्स का भुगतान करते समय पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। बैंक खाता खोलने, निवेश करने, कर योग्य आय प्राप्त करने, ठीक है ना, मूल्यांकन, कर मांग, कर बकाया आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने की सुविधा में पैन कार्ड का क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है ना। भारत निर्वाचन आयोग आईडी कार्ड, वोटर आईडी। भारत का चुनाव आयोग भारतीय मतदाता पहचान पत्र जारी करता है जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र ईपिक के रूप में भी जाना जाता है। मतदाता पहचान पत्र उन भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान दस्तावेज है जो कम से कम 18 वर्ष के हैं और चुनावी कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है ना।
वोटर आईडी कार्ड पर छपे 10 अंकों के यूनिक नंबर को इपिक नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। चुनावी फ़ोटो पहचान इपिक मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था, ठीक है ना। उपयोग: देश के नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अपना मत डालते समय मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए, ठीक है ना। सामान्य पहचान पता आयु प्रमाण के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना। यह जमीन या हवाई मार्ग से नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए यह दस्तावेज के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस पे आता है। ड्राइविंग लाइसेंस अपनी कार, ट्रक, बस, बाइक आदि चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति को भारतीय सड़कों पर मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता है। भारत में 4 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, ये 4 ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट होते हैं, कमर्शियल ड्राइविंग होते हैं, इंटरनेशनल परमिट होते हैं और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, ठीक है ना। 4 टाइप के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को माना जाता है, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य है, ठीक है ना। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सहित दुनिया के 15 देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस आईडीएल को स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है ना। पूरे देश में 16 साल की आयु के आवेदकों के लाइसेंस बनाए जाते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी राज्य सरकारों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ, ठीक है ना। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ भारत में ड्राइवर का लाइसेंस जारी करता है, ठीक है ना, आरटीओ। निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख 20 साल के लिए वैध है। यह जब तक धारक 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले आता है, ठीक है ना। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना कानूनन अनिवार्य है, ठीक है ना। पासपोर्ट यह एक पहचान पत्र होता है, ठीक है ना। इसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय पासपोर्ट 3 रंग के होते हैं, मरून, सफ़ेद और नीले रंग का होता है, ठीक है ना। भारत का पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के पासपोर्ट में से एक माना जाता है, ठीक है ना। यह आपकी पहचान और राष्ट्रीयता को बताता है। यह विदेश जाने के दौरान आपकी पहचान बताने वाला मुख्य प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। इस पर आपका नाम, नागरिकता, फ़ोटो, माता पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पेंशन मेंशन रहता है, ठीक है ना। ठीक है। पासपोर्ट बनवाने में कम से कम 7 से 10 दिन और अधिक से अधिक 20 दिन तक का समय लग सकता है। पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र वाले होल्डर के लिए 5 साल तक वैलिड होता है, ठीक है ना। 18 साल से ज़्यादा उम्र के होल्डर्स यानी वयस्कों का केवल 10 साल तक वैलिड होता है, ठीक है ना। सफ़ेद पासपोर्ट को सभी पासपोर्टों में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट विश्व का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है, ठीक है ना। जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों के शीर्ष स्थान पर है, ठीक है ना। पासपोर्ट अधिनियम 1967 केंद्र सरकार को इसके अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है, ठीक है ना। भारतीय पासपोर्ट पूरे देश में 93 पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में 197 भारतीय राजनयिकों मिशन में जारी किए जाते हैं। भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों में केरल में संख्या सबसे अधिक है। केरल में संख्या सबसे अधिक है, ठीक है ना। नेपाल, भूटान ऐसे देश है जहां बिना पासपोर्ट के घूमे जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। पासपोर्ट शिक्षा, तीर्थाटन, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा और पारिवारिक सदस्यों से मिलने के उद्देश्य से विदेश आने जाने वाले लोगों के लिए यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, ठीक है ना। बैंक चेकबुक, ठीक है ना। चेकबुक भुगतान करने एक सुविधाजनक तरीका है। चेकबुक से बिना कैश के धन हस्तांतरण किया जा सकता है। चेकबुक से लेन देन का रिकॉर्ड भी मिलता है, ठीक है ना। चेकबुक से बिल भुगतान, लोन चुकाना, खरीदारी वगैरह मतलब जैसे काम किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चेक की वैधता जारी होने की तारीख से 3 महीने की होती है, ठीक है। चेकबुक के साथ एक चेकबुक के लिए
मुद्रित प्रार्थना पत्र भी होता है, ठीक ना। 1990 के दशक के आरंभ से भुगतान की यह पद्धति व्यापारियों के लिए भी उपलब्ध है, ठीक है ना। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग में पात्रों की पहचान के लिए किया जाता है, ताकि बैंक चेक जुड़े लेन देन को सुरक्षित और त्वरित समावेशन सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है ना। MICR कोड के पहले 3 अंक शहर को दर्शाते हैं और अगले 3 अंक बैंक के लिए खड़े होते हैं और अंतिम 3 अंक शाखा के कोड को दर्शाते हैं। बैंक पासबुक, ठीक है ना। बैंक पासबुक देखिए क्या होता है। यह ग्राहक के बचत खाते में होने वाले सभी बैंकों के लेन देन का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। धोखाधड़ी, फ्रॉड और बैंक द्वारा बिना बताए काटी जाने वाली धनराशि के बारे में जानकारी पासबुक से मिलती है, ठीक है ना। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों का अपना पैटर्न होता है और आमतौर पर 11 अंकों के पैटर्न का पालन करते हैं, ठीक ना। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक या तो 12 अंकों का अकाउंट या 14 अंकों का अकाउंट नंबर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। डेबिट कार्ड पे आते हैं। डेबिट कार्ड, ठीक है ना। डेबिट कार्ड पर 16 अंकों का नंबर होता है, ठीक है ना। ठीक है, 16 अंकों का नंबर होता है। पहले 6 अंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद के 10 अंक कार्ड धारक या यूनिक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है ना। अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। कार्ड के अंत में 4 नंबर चेक डिजिट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। कार्ड पर अंकित 16वां नंबर ATM कार्ड या वैलिडिटी को बताता है, ठीक है ना। डेबिट कार्ड के पीछे की तरफ मैग्नेटिक स्ट्रिप के पास 3 अंकों का CVV नंबर होता है, ठीक है ना। CVV नंबर होता है। CVV का फुल फॉर्म जो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है ना, होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान CVV नंबर का इस्तेमाल होता है। इसे चेक कार्ड या बैंक कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग सामान या सेवाएं खरीदने या ATM से नकदी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आमतौर पर आगे या पीछे बैंक का नाम, कार्ड नंबर, ठीक है ना, कार्ड धारक का नाम, समाप्ति तिथि शामिल होती है, ठीक है ना। डेबिट कार्ड को लेन देन प्रक्रिया 3 तरह से होती है, ठीक है ना। ऑनलाइन डेबिट पिन डेबिट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है ना। ऑफलाइन डेबिट हस्ताक्षर डेबिट के रूप में भी भी जाना जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिस्टम। डेबिट कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। क्लासिक कार्ड होते हैं, गोल्ड कार्ड होते हैं, प्लेटिनम कार्ड होते हैं। क्लासिक कोड, गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड, ठीक है ना। IFSC कोड क्या होता है जी? IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है ना। IFSC कोड 11 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है ना। जिसमें पहले 4 वर्ण बैंक नाम, ठीक है ना, बैंक का नाम प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर है, ठीक है ना। उसके बाद 5वां अंक भविष्य में उपयोग हेतु अंतिम 6 अंक बैंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। IFSC कोड किसी बैंक की किसी खास शाखा की पहचान संख्या होती है, ठीक है ना। IFSC कोड का इस्तेमाल NEFT, RTS 18 और ऑनलाइन फंड ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। NEFT, ठीक है ना। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ठीक है ना। RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना। IFSC कोड भारत भर में इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। MICR देखिए क्या होता है। MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। यह 9 अंक का कोड होता है। MICR 9 अंकों का कोड होता है। इसका इस्तेमाल चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होता है, ठीक है ना। यह कोड चेक के नीचे की ओर काले गहरे रंग, ठीक है ना, काले गहरे रंग से छपा होता है, ठीक है ना। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर बैंक की ब्रांच को एक यूनिक कोड MICR कोड देता है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड पे आते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? यह एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है। इससे आप क्रेडिट पर सामान खरीद सकते हैं और देश तिथि से पहले इस्तेमाल किए गए क्रेडिट का भुगतान कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड हर तरह का खर्च के लिए तुरंत भुगतान करने का एक सुविधाजनक तरीका है। क्रेडिट कार्ड 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ट्रेवल क्रेडिट कार्ड होते हैं, बिजनेस क्रेडिट कार्ड होते हैं और रिवार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं। रिवार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड भी होते हैं एक, ठीक है ना। देखिए, क्रेडिट कार्ड नंबर आमतौर पर 16 अंकों का होता है, ठीक है ना। अगर कार्ड 4 से शुरू होता है तो वह वीज़ा द्वारा जारी किया गया है, अर्थात अगर 5 से शुरू होता है तो वह मास्टर कार्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप लोग सॉरी इसके लिए, पता नहीं ऐसे कैसे होता था। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, इंटरफेस था। यूपीआई 30 बैंकों से उपलब्ध है, ठीक है ना। यूपीआई को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 जून 2022 से रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ग्राहक अब भौतिक कार्ड के बिना भी यूपीआई का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, ठीक है ना। यूपीआई अन्य कई सुविधाएं प्रदान करती है, शेष राशि, लेन देन इतिहास तक पहुंच, ठीक है ना, पैसे भेजना प्राप्त करना, कुशल फंड रूटिंग इस इत्यादि, ठीक है ना। यूपीआई एक अनोखा 8, 9, 10 अंकों का नंबर होता है। इसका इस्तेमाल किसी भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई पेमेंट प्राप्त करने के लिए पेमेंट पते के रूप में किया जा सकता है। आप जिस मोबाइल नंबर से पेमेंट ऐप पर रजिस्टर करते हैं वही आपका 10 अंकों का यूपीआई नंबर होता है, ठीक है ना। यूपीआई पिन एक यूनिक 4 से 6 अंकों का कोड या पासवर्ड है, ठीक है ना। यूपीआई की शुरुआत आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए की फ़ोन पे भारत में सबसे लोकप्रिय यूपीआई ऐप है, ठीक है ना। भारत में सबसे लोकप्रिय यूपीआई ऐप कौन सा है? फ़ोन पे है, ठीक है ना। नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश है। नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश है, ठीक है ना। कौन? नेपाल। राशन कार्ड पे आते हैं। राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा पात्र नागरिकों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न, चीनी, केरोसिन खरीदने के लिए जारी किया गया है। ये एक दस्तावेज है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। राशन कार्ड 10 अंकों का एक अद्वितीय संख्या है जो राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को सौंपी जाती है, ठीक है ना। राशन कार्ड संबंधित राज्य के उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। भारत में विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड हैं, ठीक है ना। नीला रंग का राशन कार्ड, यह राशन कार्ड नीले, पीले या हरे रंग के हो सकते हैं। इसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड कहते हैं। इस राशन कार्ड के अंतर्गत उन लोगों को रखा गया जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों का प्रतिवर्ष अधिकतम वार्षिक आय 6400 रुपये, ठीक है ना, 6400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों की प्रतिवर्ष अधिकतम वार्षिक आय 11,850 रुपये होता है, ठीक है ना, उनको यह कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है ना। 6400 रुपये मतलब प्रतिवर्ष अधिकतम वार्षिक आय 6400 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 11,850, ठीक है ना, रुपये होता है। तो मतलब ये जारी किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए गुलाबी नारंगी रंग का राशन कार्ड, या राशन कार्ड गुलाबी या नारंगी रंग का होता है। इसे एपीएल कहते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड कहते हैं। इसके अंदर उन परिवारों को रखा गया है जो गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। एक होता है पीला रंग का राशन कार्ड, यह राशन कार्ड पीले रंग के होते हैं। इसे अंत्योदय अन्य राशन कार्ड कहते हैं। इस राशन कार्ड को भारत के सबसे गरीब परिवार को दिया जाता है, ठीक है ना, जिनका कोई निश्चित आय नहीं है, जो साल भर में अलग अलग जगहों से पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। सफ़ेद रंग का राशन कार्ड, यह राशन कार्ड सफ़ेद रंग का होता है जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जिन्हें सब्सिडी वाले उत्पादों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। भारत में साल 1940 में राशन कार्ड की शुरुआत हुआ था। भारत में 1940 में राशन कार्ड का शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा अगस्त 2019 से 4 राज्यों में राशन कार्ड की अंतर्राज्य पोर्टेबिलिटी के रूप में शुरू की गई थी, ठीक है ना। फरवरी 2022 तक
35 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना को लागू कर दिया गया है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड, ठीक है ना। ई श्रम कार्ड योजना के लिए पंजीकरण करने वाले लोगों को 12 अंकों को विशिष्ट पहचान संख्या UAN वाली ई श्रम कार्ड दिया जाता है। ठीक है ना। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को लागू हुई है। ठीक है ना। भारत में अगस्त 2021 में ई श्रम कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना में लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है ना। वही अगर 18 साल की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको सिर्फ 55 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा, जबकि अगर आप 40 की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको प्रतिमाह 200 रुपये प्रीमियम के रूप में देना होगा। ठीक है ना। योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर को इनकम 15,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना। नरेगा जॉब कार्ड। नरेगा जॉब कार्ड महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत स्थानीय ग्राम पंचायतों में रजिस्ट्रेशन कराने वाले आवेदकों को जारी किया जाने वाला दस्तावेज है। ठीक है ना। इस योजना के तहत नामांकित व्यक्ति का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परिवार का विवरण इत्यादि शामिल रहती है। ठीक है ना। मनरेगा जॉब कार्ड का इस्तेमाल बैंक में अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने के समय एक मान्य KYC दस्तावेज के तहत भी किया जा सकता है। ठीक है ना। नरेगा कार्ड आमतौर पर आवेदन फॉर्म सबमिट करने के लिए 15 दिन के भीतर जारी किया जाता है। ठीक है ना। यह जॉब कार्ड आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब परिवार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना। आयुष्मान कार्ड। यह 14 अंकों की एक पहचान संख्या है जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। इसके तहत कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपनी 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ठीक है ना। इस कार्ड का उपयोग भारत में कहीं से भी किया जाता है। ठीक है ना। आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है? आयुष्मान कार्ड दिहाड़ी मजदूर बना सकता है, भूमिहीन व्यक्ति बना सकता है, दिव्यांग सदस्य, निराश्रित और फिर आदिवासी बना सकते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति। अगर आप ग्रामीण में रहते हैं ठीक है ना, तो बना सकते हैं। ठीक है ना। आयुष्मान कार्ड के द्वारा निम्न बीमारियों का इलाज होता है: कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। ठीक है ना। डायलिसिस, घुटना का कुल्हा प्रत्यारोपण, निशांतता, मोतियाबिंद इत्यादि। ठीक है ना। आयुष्मान कार्ड भारत में 23 सितंबर 2018 में लागू किया गया था। ठीक है ना। किसान क्रेडिट कार्ड पे आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड KCC 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार एक मॉडल योजना के आधार पर शुरू की गई थी। ठीक है ना। इसके फायदे क्या हैं? किसान क्रेडिट कार्ड का संवितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नकदी और वस्तु के संबंध में कठोरता को दूर करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कठोरता को दूर करना। हर फसल के लिए 1 सेकंड रुक जाइए। हर फसल के लिए ऋण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी समय ऋण की सुनिश्चित उपलब्धता जिससे किसान पर ब्याज का बोझ कम हो जाता है। ठीक है ना। किसान की सुविधा और पसंद पर बीज उर्वरक खरीदने में मदद करता है। यह सभी प्रमुख बैंकों और ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। KCC योजना में एक बीमा कवरेज भी दिया जाता है जो किसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार को ऋण से बचा सकता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे आते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रों को शिक्षा से जुड़ी सभी खर्चों का पूरा करने में मदद करता है। यह कार्ड 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के छात्रों को दिया जाता है। ठीक है ना। इसके लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नामांकित होना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी छात्र के माता पिता या अभिभावकों से सावधि जमा खाता खोलने के लिए कह सकती है। ठीक है ना। बिहार सरकार द्वारा छात्रों को 4 लाख रुपये
तक का लोन दिया जाता है, ठीक है ना। यह लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाता है। इस लोन पर ब्याज की रकम बहुत कम होती है। इस योजना का लाभ 12वीं पास करने वाले छात्रों को दिया जाता है। यह योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है ना, MNSSY का एक हिस्सा है, ठीक है ना। इसे 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था, ठीक ना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं जी, देखिए। बिहार का निवासी हो, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, ठीक है ना, 12वीं पास हो, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कोर्स के लिए नामांकित या चयनित हो, ठीक है ना। यह कार्ड शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है ना। भारत के शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर हैं। बच्चों का टीका कार्ड, ठीक है ना। टीकाकरण कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो एक बच्चे को जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त होने वाले टीकाकरणों को सूचीबद्ध करता है, ठीक है ना। टीकाकरण एक बच्चे को जो टीका मिलना चाहिए, जैसे रोटा वायरस, न्यूमोकोकल डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है ना, मेनिंगोकोकल्स, ठीक है ना, बूस्टर शॉट्स, वह उम्र जिस पर बच्चे को बूस्टर शॉट मिलने चाहिए। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम UAP भारत में 1985 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम EPI, ठीक है ना, 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। अगस्त 1948 में भारत ने पहला BCG टीकाकरण आयोजित किया गया था, ठीक है ना। बारकोड पे आते हैं। बारकोड क्या है? देखिए, बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना, लिखने का तरीका है। यह बारकोड पर किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी, जैसे उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना है, किस कंपनी ने बनाया है आदि दिया गया होता है, ठीक है ना। बारकोड को प्रकाशीय पाठकों की सहायता से पढ़ा जा सकता है, जिसे बारकोड पाठक भी कहते हैं, ठीक है ना। बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का तरीका है। अपने मूल रूप में बारकोड के लिए समानांतर रेखाओं एवं उनके बीच के अंतराल का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। इस विधि को एक विमीय बारकोड कहा जाता है, ठीक है ना। बारकोड मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, ठीक है ना। रेखाकर बारकोड, ठीक है ना, लीनियर बारकोड या 1D बारकोड, द्विमीय बारकोड 2D बारकोड, ठीक है ना। 1D बारकोड का प्रयोग साधारण उत्पादों जैसे साबुन, पेन और मोबाइल, ठीक है ना, इत्यादि में किया जाता है, जबकि 2D बारकोड QR कोड में किया जाता है, ठीक है ना। 2D QR कोड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। 2D बारकोड ID की तुलना में ज़्यादा डाटा भरा जा सकता है, ठीक है ना। यदि 2D बारकोड में कोई काट छांट हो जाती है तो भी स्कैनर की मदद से कोड को पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना, जबकि 1D में ऐसा संभव नहीं होता है। बारकोड का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने किया था, ठीक है ना। बारकोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है। भारत में वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स में सभी उत्पादक पर बारकोड का प्रयोग जरूरी कर दिया गया, ठीक है ना। बारकोड का पहली बार 1974 में मतलब क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, IRCTC, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाइए मेरे प्यारे दोस्त। IRCTC इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है ना, IRCTC का पूर्ण रूप है, ठीक है ना। भारतीय रेलवे एक सहायक कंपनी है जिसे भारतीय रेलवे खानपान, ऑनलाइन टिकटिंग और पर्यटन संचालन के प्रबंधन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना। IRCTC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो पूरी तरह से भारत सरकार का स्वामित्व में है और रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। IRCTC को 27 सितंबर 1999 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है ना। PNR नंबर क्या होता है? देखिए, PNR स्टैंड्स फॉर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है ना। PNR का मतलब यात्री नाम रिकॉर्ड है, ठीक है ना। यह 10 अंकों का
10 अंकों की संख्या है जो भारतीय रेलवे पर बुक किए गए प्रत्येक ट्रेन टिकट, ठीक है ना, को दी जाती है, ठीक है ना। PNR नंबर में यात्री को व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर, उम्र, लिंग, जन्म आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है ना। उपयोग, PNR का उपयोग क्या है? रेलवे और एयरलाइन द्वारा यात्रियों के रिकॉर्ड को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो उनके साथ यात्रा करने वाला है, ठीक है ना। एक डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में भी किया जाता है जो यात्रियों को ऑनलाइन चेक इन करने और अपनी बुकिंग प्रबंधित करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। 10 अंकों में से पहले 3 अंक उस क्षेत्र और यात्री आरक्षण प्रणाली PRS के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं जहां से टिकट बुक किया जाता है, ठीक है ना। पहला चेक उस रेलवे क्षेत्र को दर्शाता है जो ट्रेन का उद्गम स्थल है, ठीक है ना। अगर अगले 2 अंक PRS को दर्शाते हैं जो टिकट जारी किया गया है, ठीक है ना। भारतीय रेलवे ने 11 नवंबर 1987 को पहली बार PNR की शुरुआत की थी, ठीक है ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू किया था। नारा स्वस्थ धरा हरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 22 भाषाओं में बनाया जाता है, ठीक है ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 8 फरवरी को मनाया जाता है, 18 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। फायदे, इसके फायदे क्या हैं, ठीक है ना। सॉइल हेल्थ कार्ड का फायदे क्या हैं, तो 1 सेकंड रुक जाइए। खेती करने से फसल की उत्पादन क्षमता और किसानों की आय में बढ़ोतरी तो होती ही है, ठीक है ना। इसके साथ खाद के उपयोग और मिट्टी का संतुलन बनाने में भी मदद मिलती है, ठीक है ना। कृषि मंत्रालय द्वारा यह कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है ना। कैंटीन स्मार्ट कार्ड, ठीक है ना। कैंटीन स्मार्ट कार्ड, सैन्य कैंटीन से सामान खरीदने के लिए कैंटीन स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता होती है। कैंटीन स्मार्ट कार्ड से निम्नलिखित वस्तुएं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। सशस्त्र बलों के सेवारत सदस्य, ठीक है ना, वर्दीधारी कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सेवारत सदस्यों को के आश्रित, ठीक है ना। कैंटीन कार्ड भारतीय सशस्त्र बलों के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अधिकृत है, ठीक है ना। कैंटीन कार्ड पर चिप नंबर 16 अंकों का होता है, ठीक है ना। एरिया पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। पिन कोड 6 अंकों का होता है, ठीक है ना। 15 अगस्त 1972 को शुरू हुई थी। पिन कोड का प्रयोग भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। पिन कोड की शुरुआती 2 अंक क्षेत्र के एक विशेष सर्कल को पहचान होते हैं, ठीक है ना। पिन कोड के अंतिम 3 अंक जिले के भीतर खास डाकघर को इंगित करते हैं, ठीक है ना। संस्कृत विद्वान और कवि श्री राम भीखाजी को पोस्टल इंडेक्स नंबर के जनक के रूप में जाना जाता है। श्री राम भीखाजी को पोस्टल इंडेक्स नंबर के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। प्राण नंबर, ठीक है ना। रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये 12 अंकों का नंबर होता है। यह उन लोगों को पहचान करता है जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के तहत खुद को रजिस्टर किया है, ठीक है ना। यह मौजूदा और नए सब्सक्राइबर के लिए एक पहचान के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। यह खाते की पहचान करने और कर छूट दाखिल करने में मदद करता है। प्राण नंबर मिलने के बाद NPS अभिदाताओं के पास प्राण कार्ड प्राप्त करने का विकल्प होता है। फायदे इसके क्या हैं, व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्त बचत में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकेंगे, अपने पेंशन फंड को ट्रैक कर सकते हैं और NPS द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है ना। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति के अस्थायी पते का प्रमाण होता है, ठीक है ना। यह किसी भी व्यक्ति को मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उनके गृह राज्य से बनता है। वहाँ की तहसील से यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत अलग अलग क्षेत्रों जैसे शिक्षा, सरकारी नौकरी, पानी, बिजली एवं पानी कनेक्शन आदि में होती है, ठीक ना। इस पर CEO का हस्ताक्षर होता है, CEO का
हस्ताक्षर जातीय प्रमाण पत्र प्राप्त है। यह सरकारी दस्तावेज है। यह केंद्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी संस्थाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए ज़रूरी होता है। सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी होता है, ठीक ना। इसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट या सामुदायिक प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में ज़्यादातर राज्यों में जाति प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर 3 साल की होती है। 3 साल की होती है। यह राजस्व विभाग द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्यों में जाति प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने से 1 साल भी हो सकती है, ठीक है ना। ISDN नंबर, ठीक है ना। ISDN नंबर का मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना। यह संचार मानकों का एक सेट है जो पारस्परिक PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के सर्किट पर फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, डेटा संचारित करने और अन्य नेटवर्क सेवाओं के लिए डिजिटल ट्रांसमिशन का उपयोग करता है, ठीक है ना। मोबाइल स्टेशन ISDN नंबर, ठीक है ना। मिस्डन नंबर, ठीक है ना। मोबाइल नेटवर्क पर मोबाइल फ़ोन नंबर की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यह विशिष्ट पहचान करता है, ठीक है ना। मिस्सी एसडन अंकों का एक क्रम है जिसकी अधिकतम लंबाई 15 अंकों की होती है, लेकिन सटीक लंबाई हर देश में भिन्न होती है, ठीक ना। किसी देश के एक ग्राहक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन नंबर है, ठीक है ना। GST नंबर पे आते हैं। GST पंजीकरण संख्या को 15 अंकों का एक नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। यह नंबर राजस्व प्राधिकरण GSTN द्वारा प्रत्यायोजित किया जाता है और भारतीय करदाताओं और व्यापारियों को GST पोर्टल पंजीकरण के दौरान दिया जाता है, ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 को देश में लागू किया गया। गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN, ठीक ना। यह यूनिक नंबर है जो हर टैक्स पेपर को कॉमन पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद मिलता है, ठीक है ना। UDID कार्ड, ठीक है ना। UDID कार्ड क्या होता है? विशिष्ट विकलांगता पहचान। UDID कार्ड विकलांग लोगों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की भारत सरकार की पहल है, ठीक ना। कार्ड विकलांगता का प्रमाण है, ठीक है ना। इसमें 18 अंकों की संख्या होती है। UDID में 18 अंकों की संख्या होती है, जिसमें राज्य पहचान अंक, जिला कोड, विकलांगता कोड, जन्म का वर्ष और एक अन्य क्रम शामिल होता है, ठीक है ना। UDID कार्ड गृह जिला अस्पताल या उस अस्पताल द्वारा जारी किया जाता है जहां विकलांग व्यक्ति चिकित्सा उपचार ले सकते हैं, ठीक ना। स्वावलंबन योजना के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि UDID कार्ड जारी करने की पूरी प्रक्रिया 30 दिनों से अधिक समय नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सल खाता संख्या। यूनिवर्सल खाता संख्या जो होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN, एक 12 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। यह संख्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है ना। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को यह संख्या दी जाती है जिससे कि वे EPF खाते में योगदान दे सकें। UAN नंबर भारत सरकार के तहत रोजगार और श्रम मंत्रालय द्वारा मतलब जारी किया जाता है, ठीक है ना। यह संख्या किसी कर्मचारी के पूरे पेशेवर जीवन में समान रहती है। OCI कार्ड। OCI कार्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड एक आजीवन वीज़ा है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने का अधिकार देता है, ठीक है ना। OCI कार्ड धारक निम्न के हकदार हैं, ठीक है ना। निम्न के हकदार हैं, ठीक है ना। निम्न के हकदार हैं। भारतीय बहुउद्देशीय एकाधिकार प्रवेश वीज़ा। किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए भारत का दौरा करें, ठीक है ना। भारत में काम करें, देश में किसी भी अवधि तक रहने के लिए पुलिस रिपोर्टिंग से छूट दी जाए, ठीक है ना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड की शुरुआत नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी, ठीक है ना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड की शुरुआत नागरिक संशोधन 2005 के तहत हुई थी। गृह मंत्रालय भारत की विदेशी नागरिकता OCI कार्ड के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। उद्योग आधार कार्ड, बिजनेस आधार कार्ड, ठीक है ना। देखिए इसका जो है उद्योग आधार भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला 12 अंकों का एक यूनिक
आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसे MSME रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इसकी शुरुआत सितंबर 2015 में हुई थी, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2015 में हुई थी। इसे व्यापार के लिए आधार भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए तो इसके फ़ायदे क्या हैं? किसी भी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, ठीक है ना। उद्योग के लिए लाइसेंस, ठीक है ना, जल्दी मिल जाता है। सरकार की तरफ से MSME में रजिस्टर उद्योगों को वरीयता दी जाती है, ठीक है ना। नारायण राणे भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्या हैं? मंत्री हैं, ठीक है ना। असंगठित श्रमिक पहचान संख्या, ठीक है ना। देखिए भारत में असंगठित श्रमिक को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जाता है। UWIN आधार से जुड़ा 12 अंकों की संख्या है, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया जाता है, ठीक ना। इसमें कार्यकर्ता की योग्यता और कौशल जैसी अन्य जानकारी शामिल है। 2014 में श्रम और रोजगार मंत्रालय UWIN प्लेटफॉर्म के डिजाइन और विकसित करने का निर्णय लिया, ठीक है ना। भूपेंद्र यादव भारत सरकार में श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन, ठीक है ना, और जलवायु परिवर्तन मतलब के वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है ना। मोबाइल नंबर पे आते हैं। मोबाइल नंबर जो होता है यह 10 अंकों का होता है। कंट्री डायलिंग कोड हमेशा मोबाइल नंबर के पहले शुरू होता है, जैसे 91 फिर नंबर की शुरुआत होती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम 31 जुलाई 1995 को पहली बार मोबाइल कॉल पर बात की थी, ठीक है ना। श्री अश्विनी वैष्णव भारत सरकार में रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है ना। सिम कार्ड पे आते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है ना। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल नाम होता है, ठीक है ना। इसे ग्राहक पहचान मॉड्यूल भी कहते हैं। सिम कार्ड 2 तरह के होते हैं, प्रीपेड होते हैं और पोस्टपेड होते हैं। सिम कार्ड पर सोने की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। सिम कार्ड की मदद से ही मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आते हैं। इसकी मदद से हम मैसेज, कॉल और इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है ना। सिम कार्ड का आविष्कार 1991 में जर्मन कंपनी जीसेक एंड डेविएंट ने किया था, ठीक है ना। 1991 में जर्मन कंपनी ने किया था, ठीक है ना। सिम कार्ड की तकनीकी विशेषताओं और ब्यौरा यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्था ने तय किया था, ठीक है ना। अब आते हैं हॉलमार्क पे। हॉलमार्क कीमती धातु के सामानों में कीमती धातु की अनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग को हॉलमार्किंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। आभूषणों के संदर्भ में हॉलमार्किंग योजना भारत मानक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, ठीक है ना। यह भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है, जिसके पास अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ईरान, नेपाल और पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य देश का पासपोर्ट हो, ठीक है ना। देखिए PIO कार्ड योजना 1999 में शुरू की गई थी, जिसे 2002 में संशोधित किया गया। PIO कार्ड की वैधता आजीवन कर दी गई। PIO कार्ड धारक को विशेषाधिकार का एक सेट प्रदान करता है, ठीक है ना। गैर नागरिकों या राज्यविहीन लोगों के लिए पहचान प्रमाण पत्र। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा, कांसुलर पासपोर्ट और वीज़ा CPV, ठीक है ना, डिवीज़न द्वारा जारी किया एक यात्रा दस्तावेज है, ठीक है ना। यह धारक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने में सक्षम बनाता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार पहचान प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। यह सुनहरे रंग की छपाई के साथ एक पीला कवर होता है, ठीक है ना। भारत का प्रतीक सामने के आवरण के मध्य में अलंकृत है, ठीक है ना। पहचान प्रमाण पत्र शब्द प्रतीक के ऊपर है, जबकि भारत रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द प्रतीक के नीचे अंकित हैं, ठीक है ना। यह ज़्यादातर तिब्बती शरणार्थियों के साथ साथ अन्य राज्यविहीन लोगों को जारी किया जाता है, ठीक ना। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्री RBD, ठीक है ना। देखिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में मतलब कहा गया है, ठीक है ना।
ठीक है, कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना राज्यों नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, राज्यों और नगर पालिका की ये जिम्मेदारी है। ठीक है ना, कहा गया है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्यों और नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, देखिए, राज्य सरकारों ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण और रिकॉर्ड रखने के लिए सुविधाएं स्थापित की है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 1 अक्टूबर 2023 को प्रभावी हुआ। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2023 को ये चीज़ प्रभावी हुआ। विधेयक में राज्यों को भारत के रजिस्टर जनरल के साथ डेटा साझा करने की भी आवश्यकता है। ठीक है ना, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS एक एकीकृत प्रणाली है जिसका उपयोग जन्म, मृत्यु और महत्वपूर्ण घटनाओं को सुसंगत, अस्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, शस्त्र लाइसेंस हथियार लाइसेंस एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया परमिट है जो लाइसेंसधारी को अग्नेयास्त्र खरीदने, रखने या ले जाने की अनुमति देता है। शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र निगम 2016 यह सुनिश्चित करता है कि लाइसेंस के तहत सभी नागरिकों के लिए आत्मरक्षा हथियार उपलब्ध है। ठीक है ना, NPV लाइसेंस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो निम्नलिखित के तहत लाइसेंसधारी दावा कर सकता है। ठीक है ना, आत्मरक्षा, ऐसे व्यक्ति जिन पर अमीर होने, खतरे में होने आदि कारणों से हमला होने का खतरा हो सकता है। ठीक है ना, खतरा हो सकता है। शस्त्र लाइसेंस के लिए ज़रूरी शर्तें: आवेदक की उम्र से आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल का होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उस पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने चाहिए, वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है ना, एक नियम के अनुसार एक व्यक्ति अपने पास अधिकतम 2 बंदूक रख सकता है। ठीक है ना, लाइसेंस की वैधता को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना, भारतीय सशस्त्र अधिनियम 2 लाइसेंस की अनुमति देता है। ठीक ना, NPV गैर निषिद्ध बोर और PV निषिद्ध बोर। ठीक है ना, भारत में हथियार लाइसेंस के लिए गृह मंत्रालय, ठीक है ना, MHA जिम्मेदार है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, बेटी, पोते, पोती, नाती, नतिन है। ठीक है ना, नतनी है। यह प्रमाण पत्र उन तथ्यों के सत्यापन के आधार पर दिया जाता है कि आवेदक उस व्यक्ति या बेटा, बेटी, पोता, पोती जो राज्य सरकार के संबंधित डेटाबेस में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सूचीबद्ध है, वह व्यक्ति सरकार द्वारा अधिसूचित है। ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र SC सर्टिफिकेट उन भारतीय लोगों को जारी किया जाता है जो अनुसूचित जाति जनजाति समूह के हैं। यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी संस्थाओं व योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र को कम्युनिटी सर्टिफिकेट या सामुदायिक प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारत के ज़्यादातर राज्यों में जाति जनजाति प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर 3 साल की होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने 1 साल हो सकती है। ठीक है, यदि स्टैम्प पर भारत सरकार XYZ विभाग का उल्लेख है तो यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट SDO या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी जैसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है तो यह सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट माना जाता है। ठीक है ना, SC ST सर्टिफिकेट नंबर एक अद्वितीय संख्या या कोड है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की जाति जनजाति और पहचान को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टे, पंजीकृत विलेख आदि। ठीक है ना, संपत्ति पंजीकरण पट्टा दस्तावेज को 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, जिन्हें पट्टे अक्सर एक ही और या समान मानने का भ्रम होता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी खरीदते समय जब आप औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं तो आपको दोनों पहलुओं का ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, पट्टा और रजिस्ट्री में क्या अंतर है? पंजीकरण या रजिस्ट्री बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेज को उप रजिस्ट्रार के पास
कानूनी रूप से दर्ज कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। जबकि पट्टा दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड है जो संपत्ति के पिछले मालिकों का विवरण और संपत्ति के से संबंधित सभी विवरण दिखता है। कुछ राज्यों में पट्टा दस्तावेज और पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। यह संपत्ति के स्वामित्व को दोगुना करने और जालसाजी मामलों को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। पट्टा दस्तावेज औपचारिकताओं में केवल राज्य का राजस्व विभाग शामिल होता है, ठीक है। रजिस्ट्री में निबंधन विभाग शामिल होता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसे शॉर्ट फॉर्म में टीसी भी कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी छात्र छात्रा को अपने स्कूल या कॉलेज से दूसरे किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। ओबीसी प्रमाण पत्र के जरिए पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ मिलता है, साथ ही सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा जारी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल प्रमाण पत्रों की वैधता 1 वर्ष है, ठीक है ना। वही राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष है। ओबीसी प्रमाण पत्र के साथ आप प्रतिष्ठित स्कूलों और कॉलेजों के आरक्षित वर्ग में प्रवेश पा सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम कट ऑफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। सब सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, ठीक है ना, बीपी सिंह ने 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी, ठीक है ना। वर्तमान में आवेदकों को सीईओ का डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है ना। एक होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। यह एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो किसी भी स्कूल को छोड़ने के दौरान उच्च अध्ययन के लिए आगे के संस्थान या विद्यालय में प्रवेश के लिए दिया जाता है, ठीक ना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी मिल सकता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी जारी करने की प्रक्रिया क्या है, देखिए। जिस स्कूल में व्यक्ति ने पढ़ाई की है उस स्कूल से संबंधित हेडमास्टर या प्रिंसिपल द्वारा साइन और स्टैंप लगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ठीक है ना। रेलवे आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना, आइडेंटिटी कार्ड यह बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट क्रेडिट कार्ड के समान होता है, ठीक है ना। राजपत्रित अधिकारियों के आईडी कार्ड की ऊपरी पट्टी या आकार अलग होती है, ठीक ना। दिव्यांगजनों को किराए में छूट पाने के लिए फ़ोटो पहचान पत्र जारी किया जाता है, ठीक है ना। मध्य रेलवे ने 1 अक्टूबर 2022 को दिव्यांगजनों को फ़ोटो पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए दिव्यांगजन मॉड्यूल लॉन्च किया है, ठीक है ना। पहले दिव्यांग यात्रियों को मॉड्यूल फ़ोटो पहचान पत्र, ठीक है, मैनुअल फ़ोटो पहचान पत्र जारी किया जाता था, ठीक है ना। मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो किसी शादी को वैधानिक बनाता है। यह सभी धर्मों की शादियों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए विवाहित जोड़े को रजिस्ट्रार के सामने अपनी शादी के कुछ प्रमाण पत्र गवाह पेश करने होते हैं, ठीक है ना। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे हैं, शादी के बाद अगर आप जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है, ठीक है ना। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय भी शादी प्रमाण पत्र की अब ज़रूरतें होती है, ठीक ना। अगर पति पत्नी ट्रिपल वीज़ा या एनआरआई के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय एमआरओ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। विवाह रजिस्टर सरकारी अधिकारी होते हैं। विवाह रजिस्टर सरकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो जन्म, गोद लेने, मृत्यु, तलाक, यहाँ तक कि विवाह का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है ना। हिंदू विवाह अधिनियम के मामले में विवाह प्रमाण पत्र की लागत 100 रुपये है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम के मामले में 150 रुपये, ठीक है ना। भारत में 4 विवाह कानून हैं। हिंदू विवाह कानून, ठीक है ना, ईसाई विवाह कानून, मुस्लिम विवाह कानून और विशेष विवाह कानून। विवाह प्रमाण पत्र ही एकमात्र कानूनी घोषणा प्रतीत होती है जो पुष्टि करती है कि 2 वयस्क भारतीय नागरिक विवाहित हैं, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ मैरिज डॉक्यूमेंट इशूड बाई रजिस्ट्रार, ठीक है ना। भारत में विवाह प्रमाण पत्र इस बात का आधिकारिक प्रमाण है कि 2 लोग विवाहित हैं, ठीक है ना। विवाह को हिंदू विवाह
अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। ठीक ना। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में आमतौर पर कम से कम 15 से 30 दिन मतलब लगते हैं। ठीक है ना। यह विवाह विशेष गवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत है तो प्रक्रिया बहुत लंबा है, जिसमें आमतौर पर 60 दिन तक भी लग सकते हैं। 60 दिन तक का समय लगता है। ठीक है ना। अब देखिए गैजेट अधिनियम, गैजेट नोटिफिकेशन। ठीक है ना। गैजेट नोटिफिकेशन, एक सेकंड रुक जाइए। गैजेट नोटिफिकेशन, ठीक है ना, हिंदी में मतलब है राजपत्र अधिसूचना। सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है ना। भारत राजपत्र एक सार्वजनिक पत्रिका और भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। ठीक है ना। प्रकाशन विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे साप्ताहिक प्रकाशित किया जाता है। ठीक ना। साधारण राजपत्र नियमित रूप से सप्ताह के एक विशेष दिन पर साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि असाधारण राजपत्र प्रकाशित किए जाने वाले मामलों को तत्कालिकता के आधार पर हर दिन प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है ना। इसका उपयोग क्या है देखिए। एक सरकारी राजपत्र एक आवधिक प्रकाशन है जिसे सार्वजनिक या कानूनी नोटिस प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक ना। इसे आधिकारिक राजपत्र, आधिकारिक पत्रिका, आधिकारिक समाचार पत्र, आधिकारिक मॉनिटर या आधिकारिक बुलेटिन रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। देखिए लैंड रिवेन्यू सर्टिफिकेट, भूमि आय प्रमाण पत्र, इसे इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है ना। भूमि आय प्रमाण पत्र दस्तावेज है जिसमें किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार का वार्षिक आय का पूरा लेखा जोखा होता है। ठीक ना। इस दस्तावेज का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। अगर बैंक से घर के लिए लोन लेना हो तो, शिक्षा लोन लेना हो तो आय प्रमाण पत्र का देना अनिवार्य होता है। ठीक है ना। देखिए यह भू राजस्व प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या संपत्ति स्वामित्व पत्र भी कहलाता है। ठीक ना। इसका इस्तेमाल संपत्ति या भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल करने और ऋण लेने के लिए भी मतलब किया जाता है। ठीक ना। यह दस्तावेज जो संपत्ति के स्वामित्व की तारीख बताता है। ठीक ना। भारत में भूमि राज का विषय है, इसलिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों की होती है। ठीक ना। सुविधाओं के लिए राज्य एक जिम्मेदार को जिला राजस्व अधिकारियों के बीच निभाते हैं। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों को तहसीलदार या राजस्व अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना पड़ता है। ठीक है ना। लैंड सर्टिफिकेट, भूमि प्रमाण पत्र सरकार और अधिकृत दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल भूमि या संपत्ति जैसे संपत्तियों पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए किया जाता है। ठीक ना। भूमि प्रमाण पत्र के कुछ उदाहरण हैं, संपत्ति कार्ड है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, रूपांतरण प्रमाण पत्र। ठीक ना। भूमिहीन प्रमाण पत्र। ठीक है ना। भूमि प्रमाण पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक ना। यह एक आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है। भूमि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने ज़िले के कलेक्ट्रेट, ठीक है ना, में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट SDM से संपर्क करना होता है। ठीक है ना। देखिए बिहार दरोगा परीक्षा उपयोगी कृषि विज्ञान संबंधित नोट्स है। कृषि विज्ञान से संबंधित चीज़ें अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। कृषि विज्ञान से संबंधित चीज़ें अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैविक खेती से तात्पर्य खेती की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें रसायनों का उपयोग या पूर्ण बहिष्कार किया जाता है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ IFOAM ने 1998 में आधुनिक कृषि से उत्पन्न समस्याओं के निवारण हेतु जैविक कृषि की सिफारिशें की थी। ठीक है ना। देखिए जैविक खेती के प्रकार पे आते हैं। कृषि बिना जुताई कृषि। ठीक है ना। आधुनिक कृषि का जन्म जापान में हुआ जिसे मासानोबु फुकुओका जीवंत किया। ठीक है ना। इस पद्धति में कुछ भी ना करने की सलाह दी जाती है, जैसे जुताई न करना, गुड़ाई न करना, उर्वरक न डालना, कीटनाशक न डालना, निराई न करना आदि। ठीक है ना।
भारत में खेती की इस पद्धति को ऋषि खेती कहते हैं, ठीक है ना। पंचगव्य कृषि। पंचगव्य कृषि जो है एक विशेष जीववर्धक होती है जिसे गाय के गोबर, ठीक है ना, गाय के गोबर, मूत्र, दूध, दही तथा घी से तैयार किया जाता है। पंचगव्य का उपयोग कृषि कार्यों में उर्वरक और कीटनाशकों के रूप में किया जाता है, ठीक ना। प्राकृतिक कृषि, अमृत अमृत कृषि, ठीक है ना, होमो कृषि, ठीक है ना। जैविक खाद के प्रकार पे आते हैं, ठीक है ना। गोबर खाद, गोबर खाद पशुओं के मल मूत्र के अपघटन के उपरांत प्राप्त खाद को गोबर खाद कहते हैं, ठीक ना। इसमें सामान्यतः 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% क्या होता है फास्फोरस और 0.5% पोटास पाया जाता है, ठीक है ना। कंपोस्ट पे आते हैं। पौधे के अवशेष, घर का कूड़ा करकट, पशुओं के गोबर एवं मूत्र तथा मनुष्य के मल आदि का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विशेष परिस्थितियों में विच्छेदन उपरांत प्राप्त खाद को कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें सामान्यतः 0.4 से 2% नाइट्रोजन, 0.4 से 1% फास्फोरस होता है, 0.5 से 3% तक पोटास पाया जाता है। केवल मानव मल से बने कंपोस्ट में 5.5% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 2% पोटास पाया जाता है, ठीक ना। सामान्यतः इंदौर विधि, बंगलोर विधि, एडको विधि और उत्प्रेरक कंपोस्ट विधि या कंपोस्ट से कंपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। कंपोस्ट में स्फुर की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें रॉक फॉस्फेट एवं स्फुर विलायक जीवाणु का कल्चर मिलाया जाता है। इस तरह बने कंपोस्ट को इनरिच्ड कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक ना। सांद्रित जैविक खाद, हड्डी का चूरा, सिंग एवं खुर का चूरा, मछली का खाद, खून का चूरा आदि के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। सामान्यतः इसमें 2.5 से 8% नाइट्रोजन और 1 से 3% फास्फोरस और 1 से 2.2 पोटास पाया जाता है, ठीक है ना। हरी खाद, फसल को उसके हरी अवस्था में जब ज़मीन में दबा दिया जाता है जिससे उसके सड़ने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, तो इसे हरी खाद कहा जाता है, ठीक है। हरी खाद के लिए दलहनी तथा अदलहनी दोनों प्रकार की फसलों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। हरी खाद जमीन में मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पैदा करती है, ठीक है ना। जैसे देखिए कौन कौन सा फसल प्राप्त नाइट्रोजन, सैंजी से इतना मतलब 120 से 135 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब इतना नाइट्रोजन। ढैंचा से 84 से 105, सनई से 60 से 100, ठीक है ना, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। लंबिया से 74 से 88, मतलब इतना। ज्वार से 68 से 85 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक ना। मटर से 67 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बरसिम से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है ना, ठीक है ना। और उड़द से 40 से 49 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मूंग से 38 से 48 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन निर्माण होता है, ठीक है ना। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद के लिए सनई और लोबिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद के लिए ढैंचा और ज्वार का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। क्षारीय और समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए ढैंचा और लोबिया उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी हरी खादों की तुलना में ढैंचा अधिक कार्बनिक अम्ल का उत्पन्न करता है, जिसके कारण ऊसर, लवणीय एवं क्षारीय भूमि को सुधारने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट पे आते हैं। केंचुआ के द्वारा गोबर एवं कार्बनिक कूड़ा कचरा के खाने के बाद उसके पाचन तंत्र से गुजरने से अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में निकलता है, उसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहा जाता है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु केंचुआ की सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति इसिनिया फोइटिका, ठीक है ना, इसिनिया फोइटिका है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्जिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन आदि पाए जाते हैं। केंचुआ द्वारा केंचुआ खाद उत्पादन की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग और केंचुआ पालन की विधि को वर्मी कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। वर्मी बास यह एक तरल खाद है जो छिड़काव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। वर्मी बास
बनाने में एपिरजाइक और एनिसिक केचुए का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। इसमें पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अतिरिक्त हार्मोन ऑक्जिन और साइटोकाइनिन पाया जाता है, ठीक है ना। जैव उर्वरक वास्तव में जीवाणु कल्चर हैं जो भूमि की दशा में सुधार के साथ साथ कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान देते हैं, ठीक ना। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, फास्फोबैक्टीरिया, एजोस्पिरिलम, ठीक है ना, नीलहरित शैवाल आदि जैसे उर्वरक के उदाहरण है, ठीक है ना। दलहनी फसलों में जिनकी जड़ों में ग्रंथियां होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जीवाणु का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। खाद्यान्न, सब्जी, फल और एवं तिलहनी फसलों में जिनकी जड़ों में ग्रंथियां नहीं होती, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एजेटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, भूमि में बेकार पड़े फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने के लिए फास्फोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैव उर्वरक का प्रयोग रोपाई सिंचाई के ठीक पहले किया जाता है, ठीक है ना। सभी फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद की स्थापना 1983 में किया गया था, ठीक है ना। इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र नागपुर, जबलपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, इम्फाल और हिसार में है, ठीक है ना। ठीक है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद की स्थापना 1983 में किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नोट, नाडेप कंपोस्ट, ठीक है ना। इसमें 3 महीनों में फसल अवशेषों से खाद तैयार किया जाता है। इस विधि को विकसित करने का श्रेय महाराष्ट्र के यवतमाल, ठीक है ना, यवतमाल जिले के निवासी नारायण देव राव पांधरी पांडे को दिया जाता है, ठीक है ना। नाडेप का नारायण देव राय पांधरी पांडव को दिया जाता है ये चीज़ इसके लिए, नाडेप के लिए, ठीक है ना। देखिए, समेकित कृषि प्रणाली क्या होता है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें फसल, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन एक साथ पूरक के रूप में समाहित होते हैं। इसमें एक घटक का अपशिष्ट दूसरे घटक के लिए उपयोगी होता है, ठीक ना, जिससे उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, देश में समेकित कृषि प्रणाली के मुख्यतः 3 घटकों को अपनाया जा सकता है। फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली, पशुपालन आधारित समेकित कृषि प्रणाली, मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली, ठीक है ना। ठीक है, बिहार के वैशाली जिले के चकरमदास ग्राम में समेकित कृषि प्रणाली के संप्रति मॉडल को अपनाया गया, ठीक ना। समेकित कीट प्रबंधन में कीटों को नियंत्रित रखने के लिए उपलब्ध सारे विधियों अर्थात कर्षण विधि, यांत्रिक विधि, भौतिक विधि, जैविक विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, कृषि प्रबंधन की जैविक विधि में द्वितीयक उपभोक्ता कीट हानिकारक कीटों को नियंत्रण का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कॉन्सिन लिंडिन्स, लिम्नोगोनस प्रजाति, मीडो ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, ठीक है ना, आदि। कीट प्रबंधन की जैविक विधि में परजीवी का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कवक, देखिए, ब्यूवेरिया बेसियाना, हिर्सुटेला सिटर फार्मिस, ठीक है ना, मेटारेजियम एनोप्सोली, ठीक है ना, नुमेरिलिया रिलेई, ठीक है ना, वर्टिसिलियम लकानी, ट्राइकोडर्मा आदि, ठीक है ना। जीवाणु में होता है बैसिलस थोरिन जियोनेसिस, ठीक है ना, TBT, स्यूडोमोनास, ठीक है ना। सूत्रकृमि में आता है पैसिलोमाइसेज, ठीक है ना। अम्लीय मिट्टी में कीट प्रबंधन हेतु ट्राइकोडर्मा तथा क्षारीय मिट्टी में स्यूडोमोनास का उपयोग होता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ध्यान से मेरे दिमाग को मैच करके दिखाइए तो आप लोग, सॉरी। ठीक है, देखिए, कीट नियंत्रण में हार्मोन प्राइमर्स, जेविनील, प्रोफेरेक्स तथा एंटीजोविनिल, ठीक है ना, आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत में
डेमिलॉन, ट्राइफ्लुवेंजिनोन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। फसलों में प्रयोग किए जाने वाले अनुवांशिक अनुशंसित रसायन, ठीक है ना। देखिए कीटनाशी के रूप में मेथोएट, ठीक है ना, डाइमेथोएट को, ठीक है, क्विनल फॉस को, इमिडा क्लोरोपीड को, ठीक है ना, मोनोक्रोटोफॉस को, थायोमथ कासम कसम, ठीक है ना। इसका किया जाता है फफूंदी नाशक के रूप में। किसका यूज किया जाता है जी? ये सब कीटनाशक के लिए था, ठीक है ना। ये सब किसके लिए था? ये सब कीटनाशक के लिए था, ठीक है ना। अब देखिए, सॉरी, आगे बढ़ता है। फफूंदी नाशक के रूप में कौन किसका किसका होता है? घुलनशील सर्पल का, कॉपर ऑक्जी क्लोराइड का, कार्बेंडिजिम का, ठीक है ना, कार्बेंडिजिम का, ठीक है ना। देखिए हार्मोन के रूप में किसका कहा जाता है? नेप्थिलिन एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। नोट, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव निर्धारित मात्रा में अधिक होने पर आम का मंजर जल जाता है, ठीक है ना। आम का मंजर क्या होता है? नेप्थिलिक एसिटिक एसिड को ज़्यादा छिड़काव करने से आम का मंजर क्या होता है? जल जाता है। खरपतवार पे आते हैं। फसलों की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले प्रमुख खरपतवार कासनी, प्याजी, यूपिटेरियम, एब्रोसिया, ठीक है ना, एब्रोसिया, ऑक्जेलिस आदि हैं, ठीक है ना। कुछ खरपतवार मृदा में अपनी जड़ों द्वारा कुछ विषैले पदार्थ भी स्रावित करते हैं, जिससे अगली फसल के अंकुरण एवं वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे एलिलोपैथी या एलिलोपैथिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। फेक घास की जड़ों से निकले हानिकारक विषैले पदार्थ मटर तथा गेहूं के अंकुरण तथा वृद्धि को प्रभावित करता है, ठीक ना। पोहली नामक खरपतवार 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर वर्ष नाइट्रोजन की हानि को पहुंचाता है, ठीक है ना। खरपतवार के सेवन से पशुओं में होने वाला रोग। खरपतवार से पशुओं में रोग भी होता है। ल्यूपिन्स खरपतवार, ठीक है ना। ल्यूपिन्स खरपतवार के सेवन से गाय में क्रुक्ड काफ नामक बीमारी हो जाता है, ठीक ना। एस्ट्रागोलस तथा ऑस्ट्रीट्रोपिस नामक खरपतवार के सेवन से गाभिन गर्भस्थ गाय का बच्चा गिर जाता है और भेड़ों तथा बकरियों में लाइकोइज्म नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है ना, हो जाती है, ठीक है ना। लेंटाना कवक घास को खाने से पशु सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदी हो जाते हैं, ठीक है ना। रेडोडेंड्रॉन, ठीक है ना, रोडोडेंड्रॉन खाने से दुधारू पशुओं में डायरिया या पशुओं के दूध में रक्त आने लगता है, ठीक है ना, रोडोडेंड्रॉन को खाने से, ठीक है ना। बर्रू सरहुन हेल्पलेस खाने से पशु की मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु हो जाती है। सेंजी मिलियोटस सेप्स में डिकोमेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे पशुओं में खून जमने की क्रिया कम हो जाती है। खरपतवार से मनुष्य में होने वाले रोग। मनुष्य में भी रोग होता है। गाजर घास, ठीक है ना, एम्फ्रीसिया तथा हेलिनियम प्रजाति के खरपतवारों को छूने से मनुष्यों की त्वचा में सफ़ेद दाग तथा एलर्जी होता है, ठीक है ना। एम्ब्रोसा और फर्सीरिया, ठीक है ना, प्रजाति के खरपतवारों के परागकणों द्वारा मनुष्य में अस्थमा होता है। जलीय खरपतवारों से मनुष्यों में बिल्हारिजियासिस तथा क्लोनोरोचियासिस नामक बीमारी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैविक खरपतवारनाशी में कवक, विषाणु, जीवाणु सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। जैविक खरपतवारनाशी में सर्वाधिक प्रयोग कवक होता है, इसलिए इसका कवक खरपतवारनाशी भी कहते हैं, ठीक है ना। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मुख्यतः 7 प्रकार के जैव कारकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कीट, घोंघा, कवक, पशु तथा पक्षी, कार्प, सर्प, चींटी, प्रतिस्पर्धी पौधे, ठीक है ना। हवाई द्वीप में 1902 में प्रथम बार जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण कार्य किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर लेंटाना खरपतवार के नियंत्रण के लिए बकमॉथ का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। सामान्य कार्प तथा सफ़ेद एमूर मछलियों की प्रजातियाँ जलीय खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, ठीक है ना। जलकुंभी के नियंत्रण के लिए राइजोक्टिनिया
ब्लाइट, राइजोक्टिनिया ब्लाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, फसल पे आता है। देखिए फसलों का वर्गीकरण, खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है ना, और अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास आदि, ये सब खरीफ फसल के एग्जाम्पल हैं। रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, ये सब, ठीक है ना, रबी फसल है। जायद फसल किसको बोलते हैं? जायद फसलें इसकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है और मई जून तक इसका उत्पादन लिया जाता है, जैसे खरबूज, तरबूज एवं कई प्रकार की सब्जियां आदि, ठीक है ना। फसलें और उनकी किस्में, देखिए गेहूं का कौन कौन सा किस्म है? गेहूं का राजलक्ष्मी, जगदीश, सोनालिका, राजेश्वरी, कंचन, राज, सुजाता, ये सब गेहूं की प्रजाति हैं। धान का कौन कौन सा प्रजाति है? आदित्य, पूर्णिमा, अन्नदा, तुलसी, समलेश्वरी, दंतेश्वरी, महामाया, कार्तिक, ठीक है ना, ये सब धान का है। मक्का का कौन सा है? सुबान, गंगा 11, देवकी, लक्ष्मी, शक्तिमान, 1 2 3 4, ठीक है ना, मक्का का है, ठीक है ना। ज्वार का कौन कौन सा है? ज्वार का CSH 139, ठीक ना, स्वर्ण CSB 13, ठीक है ना। चना विजय, वैभव, श्वेता, राजेंद्र, उदय, ये सब चना का है। मटर का कौन सा है? रचना, मालवीय मटर, अपूर्णा, हरभजन, पूसा, प्रभात, पूसा पन्ना, ये सब मटर का। अरहर का कौन सा है? प्रभात, राजीव लोचन, आशा, बहार, शरद, अभैया, पांडु, प्रगति, मारुति, ये सब अरहर का है, ठीक है ना। मसूर का कौन कौन सा है जी? शिवालिक, प्रिय, मल्लिका, अरुण, नरेंद्र, मसूर, ठीक है ना, ये सब मसूर का है। मूंग का प्रीसा, विशाल, सम्राट, सोना, ठीक है ना, ये सब मूंग का है। सोयाबीन का कौन सा है? पंजाब, वन, अंकुर, अलंकार, शिलाजीत, ये सब सोयाबीन का है। सरसों का कौन सा है? स्वर्णा, वरुणा, पूसा बोल्ड, क्रांति, ठीक है ना, पूसा महक, राजेंद्र शुक्लम, पंचाली, भवानी, ये सब सरसों का है, ठीक ना। मूंगफली का कौन सा है जी? तो मूंगफली का है ज्योति, कौशल, जूनागढ़, चंद्रा, ये सब मूंगफली का है। आलू का कौन सा है? कुफरी बहार, कुफरी सुंदरी, कुफरी चमत्कार, ये सब आलू का है। देखिए प्रमुख फसलों में प्रयोग होने वाले खरपतवारी नाशी, ठीक है ना। गेहूं में खरपतवार के लिए 2,4-D, एरेलान, आइसोप्रोट्यूरान मतलब यूज करते हैं। धान में ब्यूटाक्लोर का यूज करते हैं। मक्का में पेंडिमिथिलिन का यूज करते हैं, ठीक है ना। पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग, कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक, ठीक है ना। देखिए गेहूं का रस्ट रोग पुकीनिया ट्रिटिकिना के द्वारा होता है। गेहूं का लूज स्मट रोग स्टिलागो ट्रिटिसी के कारण होता है, ठीक है ना। गेहूं का लिप ब्लाइट रोग अल्टरनेरिया एवं हेल्मीथोरियम के द्वारा होता है। धान का ब्लास्ट रोग पायरिकुलेरिया एराइजी के द्वारा होता है। धान का भूरी फीती रोग हेमिन्थोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा होता है। धान का पत्रावरण झुलसा रोग राइजोक्ट्रिनिया सोलनाई के द्वारा होता है, ठीक है ना। धान का पत्रावरण गलन रोग एस्क्लोरिसियम के द्वारा होता है। चना का बिल्ट रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम के द्वारा होता है। चना का ब्लाइट रोग स्क्लेरेनिया एवं अस्टेमोप्लियम के द्वारा होता है। चना का हरदा रंग रोग ब्यूरामाइसिस और साइस रीज के द्वारा होता है। मंसूर का मृदा रोमिल रोग, ठीक है ना, इसी इरिसाफी और पोलेगोनाई के द्वारा होता है, ठीक है ना। सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग अल्बिगा के कारण होता है। सरसों का लीफ स्पॉट रोग अल्टरनेरिया के द्वारा होता है। गन्ना का लाल बिलगन, ठीक है ना, बिगलन कोलेट्राइकम के द्वारा होता है। बाजरा का एर्गॉट रोग क्लेविसेम सरफोसिस के द्वारा होता है। आलू का बाट रोग सेनेकिट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है, ठीक है ना।
देखिए जीवाणु जीवाणुजनित पादप रोग और रोगकारी जीवाणु, ठीक है ना। गेहूं का टुंडू रोग कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिकी के द्वारा होता है। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है, ठीक ना। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सेट्री के द्वारा होता है। तंबाकू का सेंथिल रोग स्यूडोमोनास सोलिनेसिस के द्वारा होता है, सोलिनियम के द्वारा होता है, ठीक है ना। विषाणुजनित पादप रोग और रोगकारी जीवाणु, ठीक है ना। मूंग का येलो भेन रोग मोजाइक वायरस के कारण होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस 1 के तहत होता है, ठीक है ना। अजैविक पादप रोग, ठीक है ना। धान में खैरा रोग होता है, जस्ता की कमी से होता है, ठीक है ना। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है, कॉपर की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग जो होता है मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है ना। फूलगोभी में व्हीप टेल रोग मॉल्बिडेनम की कमी से होता है, ठीक है ना। खाद्यान्न फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए लगभग 4000 से 5000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जीरो टिलेज विधि कृषि की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेत में बिना जुताई किए हुए जीरो सीड टिल ड्रिल के माध्यम से उर्वरक एवं बीज का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह विधि गेहूं की बुआई के लिए अपनाई जाती है, ठीक है ना। मक्का को क्यून ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। क्वालिटी प्रोटीन मक्का, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन उच्च मात्रा में होता है और ल्यूसीन तथा आइसोल्यूसिन कम मात्रा में होता है, जबकि साधारण मक्का में इसके ठीक विपरीत होता है, ठीक है ना। चने के साथ धनिया की अंतर्वर्ती खेती करने से चने में फली छंदक का प्रकोप नियंत्रित होता है, ठीक है ना। चने में मूल गांठ सूत्रकृमि रोग मिलाइडोगाइनी स्पीसीज नामक सूत्रकृमि से होता है, ठीक ना। दलहनी फसलों में मूंग सबसे ज़्यादा सूखा बर्दाश्त करने वाला फसल है। मूंग में बेलो भेन मोजाइक रोग का वाहक जैसिड और सफ़ेद मक्खी होता है, ठीक है ना। बांडा कैरोटीन इंडिट राइल्स को गोल्डन राइस कहते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुगो डी ब्रीज ने 1960 में किया था, ठीक है ना। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है ना, विलियम गॉड ने 1968 में किया, ठीक है ना। आकाश में चमकने वाली बिजली के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में नाइट्राइट तथा नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु लेग्यू हेमोग्लोबिन, ठीक है ना, की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है ना। लेग हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। पौधे के शुष्क भार के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले संघटक सेल्यूलोज 15 से 60%, हेमीसेलुलोज 10 से 30%, लिग्निन 5 से 30% है, ठीक है ना। प्रमुख फल तथा उनके से प्राप्त होने वाले तत्व, ठीक है ना। देखिए फल, विटामिन खनिज, आम में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, फास्फोरस, लोहा एवं कैल्शियम होता है, ठीक है ना। अमरूद में विटामिन डी होता है। लीची में विटामिन सी, फास्फोरस, लोहा तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए और विटामिन बी अल्प मात्रा में होता है, ठीक है ना। नींबू में देखिए क्या होता है जी, नींबू में विटामिन सी होता है। अनानास में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। अनानास के सेवन से शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा संतुलित रहती है तथा यह एक उच्च एंटीबायोटिक का स्रोत है, ठीक है ना। पपीता के फल से निकाला गया दूध है जो दवा के बनाने में काम आता है, ठीक है ना। प्रमुख फसलें तथा उनके कुल फसल और कुल, ठीक है ना। गेहूँ, धान, जौ, जई, बाजरा, मक्का, राई, ज्वार, गन्ना, ये सब ग्रामीणी में आते हैं, ठीक है ना। चना, मटर, लिबिया, मसूर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, राजमा, सनई,
मूंगफली, अरहर ये सब लेग्यूमिनेसी में आता है, ठीक है ना। ग्रामीणी में कौन सा? गेहूँ, धान, जौ, जई, बाजरा, मक्का ये सब आते हैं ग्रामीणी में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत सारा होगा। देखिए जूट आता है टीलियेसी में आता है। आलू, तंबाकू, बैगन, टमाटर, मिर्च ये सब सोलेनेसी में आता है, ठीक है ना। तिल आता है पेडालियेसी में आता है। तिल किस में आता है? पेडालियेसी में आता है। अलसी जो आता है लाइनेसी में आता है। सूरजमुखी, कुसुम कंपोजिटी में आता है, ठीक है ना। प्याज में आता है लिलियेसी में आता है। प्याज लिलियेसी में आता है। मूली, सरसों क्रूसीफेरी में आता है। मूली, सरसों क्रूसीफेरी में आता है। पपीता कैरिकेसी में आता है। पपीता कैरिकेसी में आता है। सेब रोजेसी में आता है। सेब रोजेसी में आता है, ठीक है ना। कपास, भिंडी मालवेसी में आता है, ठीक है ना। केला म्यूजेसी में आता है। म्यूसेसी में आता है। आम एनाकार्डियेसी में आता है। आम एनाकार्डियेसी में आता है। गाजर अम्बिलीफेरी में आता है। गाजर अम्बिलीफेरी में आता है। अंगूर बाइटेसी में आता है, ठीक है ना। बाइटेसी में आता है, ठीक है। शकरकंद कानबल बुलेसी में आता है। तरबूज कुकुरबिटेसी में आता है। तरबूज कुकुरबिटेसी में आता है। अमरूद मार्टेसी में आता है। अमरूद मार्टेसी में आता है, ठीक है। प्रमुख फसलों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके गुणसूत्र, ठीक है ना। गेहूं को बोलते हैं ट्रेटिकम एस्टिवम। गुणसूत्र 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42 गुणसूत्र होते हैं। धान को राजा सटिवा बोलते हैं, इसमें 24 गुणसूत्र होते हैं। जौ में हार्डेनम वोल्गर बोलते हैं, इसमें 14 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। चना को बोलते हैं सीसर एरिटिनम, ठीक है ना। इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। मटर में पीसम सेटिवम, ठीक है ना, 14 गुणसूत्र होते हैं। सोयाबीन में ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें 40 गुणसूत्र होते हैं। जूट को बोलते हैं करकोरस कैप्सुलरीज, ठीक है ना, इसको 14 गुणसूत्र होते हैं। मूंगफली को बोलते हैं अरासिस हाइपोगेया, ठीक है ना, 40 होते हैं। आलू को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरसम साइलोनम ट्यूबरसम, 48 गुणसूत्र होते हैं। बाजरा को बोलते हैं पेनिस्टियम ग्लेसम, ठीक है ना, 14 गुणसूत्र होते हैं। मक्का को बोलते हैं जीमेज, 20 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। प्याज को बोलते हैं एलियम सेपा 16 गुणसूत्र होते हैं। केला को बोलते हैं मूसा पैराडिसिका, ठीक है ना, 33 गुणसूत्र होते हैं। आम को बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, 40 गुणसूत्र होते हैं। सरसों को ब्रासिका जनसिया 36 गुणसूत्र होते हैं। भारत की प्रमुख स्थानांतरण कृषि पद्धतियाँ, ठीक है ना, उसका नाम पढ़ रहे हैं। बत्रा राजस्थान में, ठीक है ना, बत्रा राजस्थान में। झूम उत्तर पूर्वी भारत में। डहियार व्यवहार बुंदेलखंड में। खल्लू कहाँ? झारखंड में। पोडू कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। कमान बिगा ढाबी उड़ीसा में, ठीक है ना। दीपा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। जीरा एरका दक्षिण भारत में, ठीक ना। कुमारी पश्चिमी घाट में। खील हिमालय क्षेत्र में, ठीक है ना। देखिए कृषि संबंधित क्रांतियाँ के बारे में आते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है ना, खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से, ठीक है ना। अब देखिए सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास के लिए। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन के लिए, ठीक ना। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन के लिए, ठीक ना। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए, ठीक है ना। देखिए भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, ठीक ना। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, ठीक है ना। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, ठीक है ना। देखिए कृषि के विभिन्न रूप। एपीकल्चर मधुमक्खी या मौन पालन की क्रिया होती है। हार्टिकल्चर में फलों के उत्पादन की क्रिया होती है। आर्बेरिकल्चर में क्या होती है जी? विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि संरक्षण तथा संवर्धन की क्रिया है, ठीक है ना। फ्लोरिकल्चर में फूलों के उत्पादन की क्रिया होती है। ओलेरिकल्चर में जमीन पर फैलने वाले विभिन्न प्रकार के सब्जियों के उत्पादन की क्रिया होती है ओलेरिकल्चर में, ठीक है ना। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया होती है, ठीक है ना।
पिसिकल्चर में मछली उत्पादन की क्रिया होती है, मछली पालन की क्रिया, ठीक है ना। सिल्वीकल्चर में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया होती है सिल्वीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम पालन की क्रिया सेरीकल्चर में होती है। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन की क्रिया विटीकल्चर में होती है, ठीक है ना। ओलिवी कल्चर में जैतून उत्पादन की क्रिया ओलिवी कल्चर में होती है। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, ठीक है ना। फसल विशेष विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ठीक है ना। चावल विश्व में प्रथम कहाँ है, चीन में है, ठीक है ना। अब भारत में कहाँ, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। गेहूँ और आलू दोनों में चाइना प्रथम पर है, अब भारत में यूपी में, ठीक है ना, गेहूँ और आलू में। मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, भारत में कर्नाटक में होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। दलहन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में ऐसे राज्य में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दलहन ज़्यादा होता है। गन्ना में तथा ब्राज़ील में होता है, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चीनी में भारत सबसे मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत में कौन सा राज्य में, महाराष्ट्र में 1 नंबर पे है, ठीक ना। कुल तिलहन में भारत सबसे आगे है, लेकिन राज्य में सबसे आगे राजस्थान है, ठीक है ना। मसाला में भी भारत आगे है, लेकिन मध्य प्रदेश भी मतलब राज्य में आगे है, मतलब बिहार में, ठीक है ना। दूध दूध भारत आगे मतलब आगे है, ठीक है ना, लेकिन राज्य में आगे कौन है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है। मूंगफली कहाँ मतलब सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, लेकिन भारत में गुजरात आगे है, ठीक है ना। सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन भारत में मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना। जूट में कौन सा है, भारत आगे है, ठीक है ना, 1 नंबर पे, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है ना। कपास में चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कपास को, लेकिन भारत में गुजरात कपास को सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड सबसे ज़्यादा मतलब विश्व में नंबर 1 है, लेकिन भारत में नंबर 1 कौन है, केरल है, ठीक है ना। तंबाकू में नंबर 1 कौन सा है, चाइना है, लेकिन भारत में आंध्र प्रदेश आगे है, ठीक है ना। सूरजमुखी में यूक्रेन सबसे वो आगे है, ठीक है ना, विश्व में, लेकिन भारत में कर्नाटक सबसे आगे है, ठीक है ना। कॉफ़ी में सबसे आगे कौन है, ब्राज़ील है, लेकिन भारत में कॉफ़ी में सर्वाधिक कर्नाटक है। चाय में सबसे आगे कौन सा है, चीन है, लेकिन भारत में सबसे आगे कौन सा है, असम है, ठीक है ना। देखिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ठीक है ना। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है तो मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, जिससे मिट्टी के विभिन्न विकारों जैसे अम्लता, क्षारीयता, ठीक है ना, रेह कलर तथा प्रदूषण आदि का पता लगाया जाता है तथा सुधार के उपायों का सुझाव दिया जाता है। मिट्टी का परीक्षण 12 पैरामीटर के लिए किया जाता है, जो निम्न है, ठीक है ना। देखिए पीएच, विद्युत चालकता ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन ओसी, उपलब्ध कार्बन नाइट्रोजन एन, उपलब्ध फास्फोरस पी, उपलब्ध पोटेशियम के, उपलब्ध बोरोन बी, उपलब्ध आयरन एफ, उपलब्ध मैग्नीज एमएन, ठीक है ना। उपलब्ध कॉपर सीयू, उपलब्ध सल्फर एस, उपलब्ध जिंक जेडएन, ठीक है ना। देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा से संबंधित एक बहुउपयोगी दस्तावेज है, जिसमें मृदा का पीएच, विद्युत चालकता, उपलब्ध मुद्रा मुख्य तत्व पोषक तत्व तथा उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व की जानकारी उपलब्ध होती है, ठीक है ना। मिट्टी के परिरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक अस्थायी प्रयोगशाला कार्यरत है, ठीक है ना। देखिए मृदा में उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्वों की परिरक्षण की सुविधा राज्य में मात्र पटना स्थित मिट्टी जांच परिरक्षण प्रयोगशाला में ही उपलब्ध है, ठीक है ना, में ही उपलब्ध है। नोट, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन ओसी का परीक्षण मान समान स्तर से कम हो तो हरी खाद वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए चूना का उपयोग मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है तथा जिप्सम का उपयोग मृदा को क्षारीयता कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है ना। पौधे की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे के द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख तथा गौण तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। किए जाने वाले तत्व प्रमुख तथा गौण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जबकि कम मात्रा में उपयोग में आने वाले तत्व सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। पौधे के लिए 16 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हवा एवं पानी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हवा एवं मिट्टी से तथा शेष तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना।
देखिए 13 पोषक तत्वों को पौधे की आवश्यकता के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। नाइट्रोजन प्रमुख तत्व में आता है कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। प्रमुख में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। गौण तत्व में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है ना। सूक्ष्म तत्व में कौन सा आता है? लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन और मोल्बिडेनम, ठीक है। हाँ, मोल्बिडेनम, तांबा, क्लोरीन, ठीक है ना। देखिए पोषक तत्व मुख्य कार्य। नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि एवं विकास में सहायक, फसलों के कल्लों तथा उपज में वृद्धि, पत्तियों में रंग को बढ़ाता है जिससे पौधे के सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण में वृद्धि होती है, ठीक है ना। फास्फोरस पे आते हैं। फास्फोरस जड़ों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि में सहायक, ठीक है ना। अधिक पुष्प तथा फसलों को शीघ्र पकने में सहायक तथा पाले से बचाव करना, ठीक है ना। पोटास फसलों की गुणवत्ता को अच्छा करना, रोग कीट पाले से बचाव की शक्ति देना, फसल को के गिरने से बचाव में सहायक, डंठल मजबूत बनाना, ये सब क्या है? पोटास से होता है, ठीक है ना। कमी से होता है, ठीक है ना। मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं के लिए आवश्यक भोजन के प्रवाह तथा कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पानी की आपूर्ति में सहायक, जड़ों के विकास तथा पौधे के अंगों की रचना के लिए जरूरी है, ठीक है ना। कैल्शियम ये बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम पौधे के हरे रंग के लिए आवश्यक होता है, पौधे की वृद्धि एवं उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है। गंधक, सल्फर जड़ ग्रंथियों व तेल के निर्माण में सहायक, तिलहन में विशेष प्रभावकारी होता है, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ यार। लोहा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जरूरत हरित लवक, शर्करा, ठीक है ना, शर्करा एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, ठीक ना। जिंक क्या होता है? पौधों की जटिल प्रक्रियाओं और नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के उपयोग में सहायक है, ठीक है ना। बीज उत्पादन एवं फसल पकने की गति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होता है जिंक, ठीक है ना। मैग्नीज का क्या उपयोग होता है जी? पर्णहरित क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक, मंड बनाने में योगदान, ठीक है ना। जड़ों एवं पत्तियों में शर्करा निर्माण में सहायक होता है, ठीक है ना। देखिए बोरॉन, बोरॉन का यूज कहाँ पे होता है? ठीक है ना। नवीन अंगों के निर्माण, पौधों की जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक होता है। पोटेशियम एवं कैल्शियम अनुपात को नियंत्रित करना, ठीक है ना। यह गंठदार जड़ रोग को कम करता है, ठीक है ना। मोल्बिडेनम का देखिए क्या यूज होता है? पौधे में ऑक्सीकरण क्रिया में सहायक, दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष उपयोगी होता है मोल्बिडेनम का, ठीक है ना। देखिए तांबा का कवची होता है, पौधे में श्वसन क्रिया को समन्वित करना तथा लोहे के प्रयोग में सहायक होता है तांबा का। क्लोरीन का क्या यूज होता है? पौधे के विकास संबंधी प्रक्रियाओं में सहायक, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, जौ, गेहूं के विकास में विशेष सहायक होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए मिट्टी में डालने हेतु उर्वरक एवं मात्रा निम्न है, ठीक ना। सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में डालने हेतु उर्वरक एवं मात्रा, ठीक है ना। देखिए जस्ता जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर डालना चाहिए, ठीक है ना। 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लोहा को, फेरस सल्फेट को 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक ना। तांबा को, कॉपर सल्फेट को 5 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है ना। मैग्नीज सल्फेट को 10 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बोरॉन को, बोरेक्स सुहागा को 5 से 10 किलोग्राम केजी पर हेक्टेयर, ठीक ना। गंधक सल्फर को, गंधक 20 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक ना। जिप्सम को 140 से 180 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है ना। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजनीय उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है? नाइट्रोजनीय उर्वरक है। फास्फोरस युक्त उर्वरक, सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट, बेसिक स्लैग, ये सब फास्फोरस युक्त उर्वरक है, ठीक है ना। पोटास युक्त उर्वरक पे आते हैं। पोटास युक्त उर्वरक पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है ना। उर्वरक पोषक तत्वों की मात्रा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है, ठीक है ना। अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा 20.6% होता है।
एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा 16% होता है। डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18% होता है, फास्फोरस में 46% होता है, ठीक है ना। म्यूरेट ऑफ पोटास 60% होता है, ठीक है ना। मशरूम उत्पादन पे आते हैं, देखिए भारतवर्ष के अधिकतर उत्तरी भूभाग में श्वेत बटन मशरूम की खेती की जाती है। तत्पश्चात कुछ क्षेत्रों में ढिंगरी आयस्टर मशरूम की खेती की जाती है। दूधिया मशरूम केवल दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें अन्य पौधों के समान क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होती है। कुछ मशरूम जहरीले भी होती है, जिसे टोड स्टूल कहते हैं, टोड स्टूल कहा जाता है, ठीक है ना। मशरूम प्रजातियां, वैज्ञानिक नाम और औषधीय गुण। बटन मशरूम को एगेरिकस बार्डस कोरस कहते हैं, ठीक ना। इंसुलिन स्राव को बढ़ाता है ये, ठीक है ना। ओएस्टर मशरूम में क्या होता है, ओएस्टर मशरूम जो होता है पुलुरोटस सोरकाऊ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कोलेस्ट्रोल कम करता है। श्वेत दूधिया मशरूम कोलेसाइब इंडिका इसका नाम है, वायु विकार में उपयोगी होता है, ठीक है ना। मशरूम के लाभ, इनमें लाइसिन नामक एमिनो अम्ल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटेशियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कैल्शियम की थोड़ी कमी पाई जाती है। स्टार्च तथा शर्करा ना के बराबर होने के कारण यह मधुमेह के रोगियों के लिए उत्तम आहार है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल विहीन होने के कारण हृदय रोग के प्रतिरक्षण तथा निवारक हेतु एक उत्तम आहार है। हेमोग्लोबिन की कमी एनीमिया दूर करने की हेतु अति उत्तम खाद्य पदार्थ है, इसलिए गर्भावस्था में तथा एनीमिया रोगियों के लिए एक उत्तम आहार है, ठीक है ना। ऋषि मशरूम सबसे महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम होता है, ठीक है ना। ऋषि मशरूम। पशु संसाधन, देश में पशुओं की गणना वर्ष 1919 में शुरू हुई थी और तब से प्रत्येक पाँच वर्ष में यह गणना की जाती है। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया है। यह रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, दुग्धशाला एवं मत्स्य पालन विभाग में प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। गाय बैल का देसी नस्ल देखिए, साहिवाल देसी नस्ल, पुनवार, कैनबरिया, खेरीगढ़, गंगातीरी, बाचूर, सीरी, निमारी, मालवी, नगौरी, मेवाती, थारपारकर, सासनगीर, कांकरेज, डांगी, देवनी, अंगोल, अमृतमहल, हल्लीकार, कांग्याम आदि ये सब देसी नस्ल हैं गाय बैल का, ठीक है ना। गाय बैल का, ठीक है ना। विदेशी नस्ल पे आते हैं। जर्सी, इंग्लैंड का न्यू जर्सी नामक द्वीप पर इसका जन्म स्थान है, ठीक है ना। न्यू जर्सी नामक द्वीप पर इसका जन्म स्थान है, ठीक है ना। होल्टेन फ्रीजियन, इसकी उत्पत्ति नीदरलैंड में हुई है, ठीक है ना। ब्राउन स्विस, इसकी उत्पत्ति स्विट्जरलैंड में हुई है, ठीक है ना। संकर नस्ल कर्ण स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल को मिल कराने से, ठीक है ना, कर्ण स्विस बनता है। कर्ण फ्रीजियन और साहिवाल को मिल कराने से ये कर्ण फ्रीज बनता है। भैंस, देसी नस्ल नीली, रावी, मुर्रा, भदावरी, मेहसाना, जफराबादी, नागपुर, ये सब भैंस देसी नस्ल का भैंस है, ठीक है ना। देसी नस्ल का भैंस है। मुर्रा, ये सब भादावरी, मेहसाना, जफराबादी, नागपुरी, नीली राव, सब भैंस का, देखिए, ठीक है। बकरी पे आते हैं। देखिए बकरी, देसी नस्ल पे पश्मीना, चंबा गद्दी, बरवारी, ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, बीटल, सिरोही, मारवाड़ी, संगमनेरी, जकराना, गंजम, कच्छी, चेंगू, ये सब बकरी का प्रजाति है, ठीक है ना। बकरी के दूध में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। मत्स्य पालन पे आते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक, मछली पालन की यह एक विधि है जिसमें टैंकों में मछली पाली जाती है, ठीक है ना। इस तकनीक के माध्यम से तिलापिया, मांगुर, पंगेसियम, कॉमन कार्प जैसी प्रजाति की मछलियों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन पे आते हैं। मधुमक्खी पालन में केलीफेरा
और एपिस केराना प्रजाति की मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी से प्राप्त पराग और शहद को साथ मिलाकर इसका उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। तंत्रिका और एंडोक्राइन प्रणाली की शिकायत होने पर इसका उपयोग किया जाता है। केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान पे आते हैं, ठीक है ना। केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान पे आते हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, और मुख्यालय है संस्थान और मुख्यालय, ठीक है ना। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, ठीक है ना, IARI का, ठीक है ना। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ठीक है ना। कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला मानटुंगा मुंबई में है, ठीक है ना, ठीक है। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान झांसी में है, ठीक है ना। भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान हेसराघाटा बेंगलुरु में है, ठीक है ना, IIHR, ठीक है। केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान JARI बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। जूट तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला JTRL कोलकाता में स्थित है, ठीक है ना। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ILRI रांची में स्थित है, ठीक है ना। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, CPRI है, ठीक है ना। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कटक में है, ठीक है ना, कटक में है। केंद्रीय मृदा उर्वरता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल में स्थित है, ठीक है ना। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में स्थित है, ठीक है ना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना, IISR। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमंदुरी आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है, ठीक है ना। देखिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक ना, संस्थान स्थित है, ठीक है। केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान भोपाल में है, CIF। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में है। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पुत्तूर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात में है। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कालीकट केरल में है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान चंबाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लास वेगास फिलीपींस में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र एल्बेटान मैक्सिको में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि CIAT पामीरा कोलंबिया में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान IITA इबादान नाइजीरिया में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय अल्प शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान रोम इटली में है, उप संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान एलेप्पो सीरिया में है, ठीक है ना। देखिए, कृषि विकास हेतु बिहार सरकार के नवीनतम प्रयास वर्ष 2019 से 20 जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन राज्य के गंगा के किनारे वाले 13 जिलों पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार एवं नालंदा में किया जा रहा है, ठीक है ना। केंद्र सरकार के कार्यक्रम समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन राज्य के 23 जिलों में किया जा रहा है। उसी पैटर्न पर शेष 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, राज्य सरकार मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना और समेकित बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत अधिक पोषक तत्वों वाले बीजों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत 2018 में की गई है, ठीक है ना। जलवायु अनुकूलन कृषि कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2019 एक सेकेंड
सितंबर 2019 में 8 जिलों नवादा, गया, नालंदा, मुंगेर, बांका, भागलपुर, मधुबनी और खगड़िया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। इसका विस्तार अब सभी जिलों में कर दिया गया है। कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। नालंदा के चंडी में सब्जियों के लिए और वैशाली के देसारी में फल के लिए उसके उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना। निर्यात के लिए सक्षमकारी अधिसंरचना हेतु पटना और मीठापुर में स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में फलों और सब्जियों के लिए निर्यात पैक हाउस का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम 2006 में निरस्त कर दिया है। अब सरकारी बाजार के कटौत बाजार प्रांगण काज करती है, जिसमें कई विपणन शुल्क नहीं लगता है। ठीक है ना। देखिए, हर खेत सिंचाई का पानी योजना क्रियान्वयन दक्षिण बिहार के अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, पटना, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बांका, जमुई, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर, जहानाबाद जिलों में किया जा रहा है। ठीक है ना। क्या कौन सा योजना? हर खेत सिंचाई का पानी योजना। ठीक है ना। पटना में गणितीय मॉडलिंग केंद्र और सुपौल के बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग केंद्र का स्थापना की गई है। ठीक है ना। बीरपुर में स्थित भौतिक मॉडलिंग केंद्र पुणे में स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के बाद देश का दूसरा सबसे उन्नत संस्थान है। जल जीवन हरियाली अभियान 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया। ठीक है ना। राज्य में फसल सघनता 1.44 है। फसल सघनता सर्वाधिक 1.90 में है। ठीक है ना। सर्वाधिक सघनता 1.90 शिवहर में है। ठीक है ना। राज्य में फसल सघनता 1.44, फसल सघनता सर्वाधिक 1.9 शिवहर में है और सबसे कम 1.02 पूर्णिया में है। ठीक है ना। क्या फसल सघनता। ठीक है ना। देखिए, राज्य में सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र वाले जिलों का अवरोही क्रम। ठीक है ना। भोजपुर में है 81.6%। ठीक है ना। बक्सर में 80.5%, सिवान में 74.4% है। फसल अवशेष प्रबंधन तंत्र। ठीक है ना। ब्रिक्विट मेकिंग मशीन, रोटरी मस्कुलर, ठीक है ना, रीपर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, स्ट्रॉ रीपर, रोटरी स्लैशर, रीपर कम बाइंडर। ठीक है ना। किसान पाठशाला नोट। किसान पाठशाला राष्ट्रीय किसान आयोग की अनुशंसा पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के अंतर्गत किसान पाठशाला खोलने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें 6 क्रांतिक अवस्थाओं पर पाठशाला सत्र आयोजित कर फसल के सारे सस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, अब समाप्त हो गया। आप थोड़ा सा मतलब इसको बार बार देखिए और मेरे चैनल को थोड़ा ना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लिखिए जहाँ पे भी आपको कुछ लगता है, डाउट है। ठीक है ना। इससे ना हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। आगे और वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मतलब मिलेगा। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। पता नहीं, ऐसा लगता है सच में। ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू सो मच।